So, chapter 3 is direct method testing sequence. So, in this chapter, we will discuss about the verifying hypothesis. Now, I will tell you the steps of scientific methods. This part is also known as deducing and testing the consequences, like induction that followed the deduction and verifying the deductions. We can verify the deductions by two methods, direct method and indirect method. And this indirect method can be technically explained by logical techniques and mathematical techniques. Direct method is to test whether the deduced hypothesis, like doctrines of homeopathy, like simile similibus curanter, is correct. Testing. When many testings show same result, then we call it as a direct method. This is like observing many particular facts and arriving at a universal proposition. होम्योपैथी के डॉक्ट्रिन्स को वैलिडेट करने में यही मेथड्स यूज होते हैं, रिपीटेडली प्रूविंग थ्रू क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस। डायरेक्ट मेथड का मतलब एक्सपेरिमेंट करो, बार बार टेस्ट करो, अगर हर बार सेम आए तो हाइपोथेसिस सही है। जैसे एक मेडिसिन ने फीवर पहले पेशेंट में ठीक किया, दूसरे में भी, तीसरे में भी ठीक किया, तो हम बोलेंगे ये मेडिसिन फीवर के लिए इफेक्टिव है। ये इंडक्टिव अप्रोच है, यानी पर्टिकुलर से यूनिवर्सल तक पहुंचना। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव जनरलाइजेशन। मान लीजिए कि ब्रायनिया एल्बा 30 पेशेंट्स को उनके एक कॉमन सिम्टम पेन एम्यूलरेटेड बाय एब्सोल्यूट रेस्ट के बेसिस पर दी गई। अगर इन सभी 30 पेशेंट्स में क्योर देखने को मिलता है तो इस ऑब्जर्वेशन से एक जनरल कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ये कंक्लूजन होगा, when the symptoms are similar, the cure will be the result. That is, like cures like. इंडक्टिव जनरलाइजेशन के अनुसार अगर सिमिलर सिम्टम्स के लिए सिमिलर रेमेडी दी जाए तो सभी पेशेंट्स को क्योर हो जाना चाहिए, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब एक वेल सिलेक्टेड रेमेडी भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देती, तब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, अगर सही रेमेडी फेल हो जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है? मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स? इस सवाल का जवाब देने के लिए होम्योपैथी एड हॉक ऑक्सिलरी हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस करती है, जो कि किसी भी मैच्योर साइंटिफिक सिस्टम में एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। जैसे न्यूटन के बाद आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के एक्सेप्शंस एक्सप्लेन किए। होम्योपैथी में ये ऑक्सिलरी फैक्टर्स हैं, जैसे कि मियाज्म, मेंटेनिंग कॉजेज, एक्साइटिंग कॉजेज। मियाज्म, जिसे डिजीज का एक फंडामेंटल या अंडरलाइन कॉज माना जाता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, अगर मियाज्म प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हुआ तो रेमेडी टेम्पोररी रिलीफ देगी, लेकिन क्योर नहीं होगा। मेंटेनिंग कॉजेज, यानी ऐसे फैक्टर्स जो डिजीजेस को लगातार बनाए रखते हैं, जैसे गलत लाइफस्टाइल, एक्सपेरिमेंट, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एटसेट्रा, अगर ये हटाए नहीं गए तो रेमेडी काम नहीं करेगी। थर्ड हमने बात की है एक्साइटिंग कॉजेज, यानी ऐसे फैक्टर्स जो डिजीज को ट्रिगर या एग्रावेट करते हैं, लाइक शॉक, इंजरी, इन्फेक्शन। अगर इनको आइदर ठीक नहीं किए गए और रिमूव नहीं किए गए तो रेमेडी काम नहीं करेगी। इसीलिए जब एक सिमिलर रेमेडी काम नहीं करती तो होम्योपैथ सिर्फ रेमेडी को दोष नहीं देता, बल्कि पेशेंट के केस में प्रेजेंट इन अदर फैक्टर्स का भी एनालिसिस करता है। इस तरह रेमेडी फेल्योर को समझने
और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाता है। ये होम्योपैथिक अप्रोच है। इसमें इंडक्टिव जनरलाइजेशन के एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने का एक तरीका माना जाता है। इसी वजह से इंडक्टिव जनरलाइजेशन में भी एक बड़ी समस्या होती है। ये मेथड एक्सेप्शंस को ठीक से अकाउंट नहीं कर पाती। मान लीजिए कि 100 पेशेंट्स में सिमिलर सिम्टम्स के आधार पर सिमिलर रेमेडीज देने से क्योर मिल गया। इस ऑब्जर्वेशन से हम ये जनरल प्रोपोजिशन बना लेते हैं कि लाइक क्योर्स लाइक। लेकिन अगर एक भी ऐसा केस मिल जाए जहां सिम्टम सिमिलर होने के बावजूद पेशेंट क्योर ना हो, तो ये केस इस यूनिवर्सल प्रोपोजिशन पर सवाल खड़ा कर देता है। दूसरे शब्दों में, एक सिंगल अनक्योर्ड केस भी लाइक क्योर्स लाइक जैसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए जबकि सिंपल एनुमरेशन द्वारा की गई इंडक्शन यानी बार बार मिलने वाले ऑब्जर्वेशन से जनरल रूल बनाते हैं, बहुत यूजफुल होती है और हाइपोथेसिस को सजेस्ट करने या वेरीफाई करने में मदद करती है। फिर भी ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से सुटेबल नहीं मानी जाती। हम बात कर रहे हैं जनरल इंडक्शन की, इंडक्टिव जनरलाइजेशन की। साइंटिफिक दृष्टियों से किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए सिर्फ सक्सेसफुल केसेस देखना काफी नहीं होता। हमें उन केसेस का भी एनालिसिस करना पड़ता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देते। इसीलिए सिंपल इंडक्टिव जनरलाइजेशन एक हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकती है, लेकिन उसकी वैलिडिटी को मजबूती से प्रूव करने के लिए अधिक कठोर और सिस्टमेटिक रिसर्च मेथड्स की जरूरत होती है। फिर भी कई सिचुएशंस में किसी हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इस पर्पस के लिए एक होम्योपैथिक रिसर्च जॉन स्टुअर्ट मिल के मेथड्स ऑफ इंडक्टिव इन्फेरेंस का यूज कर सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इन मेथड्स को कैनन्स ऑफ इंडक्शन या मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी नाम दिया था। इन्हें मिल्स मेथड भी कहा जाता है। ये मेथड्स किसी फेनोमेना के कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप को समझाने और साइंटिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मिल के 5 मेन मेथड्स हैं। फर्स्ट, द मेथड ऑफ एग्रीमेंट। सेकंड, द मेथड ऑफ डिफरेंस। थर्ड, द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। फोर्थ, द मेथड ऑफ रेजिड्यूज। फिफ्थ, द मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। होम्योपैथिक रिसर्च में इन मेथड्स का यूज ये जानने के लिए किया जा सकता है कि किसी रेमेडी, सिम्टम या अदर फैक्टर का डिजीज के क्योर या प्रोग्रेशन से क्या रिलेशन है। इसीलिए जब सिंपल इंडक्टिव जनरलाइजेशन हाइपोथेसिस को मजबूत रूप से टेस्ट करने में पर्याप्त नहीं होती, तब मिल्स मेथड्स ज़्यादा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच प्रदान करते हैं। ये मेथड्स रिसर्चर को ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रोबेबल कॉजल रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने और उनकी जांच करने में सहायता करते हैं। अब हम देखेंगे कि मिल्स मेथड को होम्योपैथिक रिसर्च में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है और ये रिसर्च को किस तरह अधिक लॉजिकल और सिस्टमेटिक बनाता है। तो मिल्स मेथड का पहला मेथड हम बात करेंगे, द मेथड ऑफ एग्रीमेंट। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, इफ 2 or more instances of the phenomena under investigation have only one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree is the cause or effect of the given phenomena। यानी अगर किसी फेनोमेना या घटना के 2 या अधिक इंस्टेंस में सिर्फ एक ही सर्कमस्टेंस कॉमन हो, तो वही कॉमन जो सर्कमस्टेंस उस फेनोमेना का कॉज या इफेक्ट माना जा सकता है।
इसका मतलब है कि अगर कई अलग अलग केसेस में एक ही फैक्टर कॉमन मिलता है और सभी में एक ही रिजल्ट देखा जाता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वही फैक्टर उस रिजल्ट का कारण हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम सिंबॉलिकली इसको इलस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ऑकर्स टुगेदर विद एक्स, और आप देख रहे होंगे ए ई एफ जी ऑकर टुगेदर विद एक्स। देयरफॉर, जैसे कि दोनों में ही ए है, तो देयरफॉर ए इज द कॉज और द इफेक्ट ऑफ एक्स। दोनों केसेस में ए कॉमन है और दोनों में एक्स भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इन्फर करते हैं कि ए ही एक्स का कॉज या इफेक्ट हो सकता है। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट को समझने के लिए इस फैमिली डिनर वाले केस को समझते हैं, जो कि आप टेबल में देख रहे हो। मान लीजिए कि एक परिवार को 4 मेंबर्स बफे डिनर के लिए बाहर ले गया। घर लौटने के बाद सभी को पेट दर्द हुआ और तबीयत खराब होने लगी। अब हम देखते हैं कि किसने क्या खाया था। यह सभी मेंबर्स ने अलग अलग चीजें खाए हैं, लेकिन नूडल्स एकमात्र फूड आइटम है जो सभी ने खाया था। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट के अनुसार क्या क्या हो सकता है? पहला, कि सभी केसेस में इलनेस प्रेजेंट है। दूसरा, सभी केसेस में नूडल्स कॉमन है, इसीलिए हम कंक्लूड क्या करेंगे? हम कंक्लूड करते हैं कि नूडल्स इलनेस का प्रोबेबल कॉज हो सकता है। होम्योपैथिक रिसर्च में मेथड ऑफ एग्रीमेंट को कैसे यूज किया जा सकता है, उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। डॉक्टर एनसी चटर्जी ने अबोहर, पंजाब के एक होम्योपैथिक क्लिनिक में सिमिसिफ्यूगा की एफिकेसी इन परप्यूरल साइकोसिस, मतलब मैटरनल ब्लूज, पर स्टडी की। इस रिसर्च में सिमिसिफ्यूगा के 10 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को रेफरेंस के रूप में लिया गया। 13 मदर्स जो परप्यूरल साइकोसिस से सफर कर रही थे, उनमें से हर पेशेंट में सिमिसिफ्यूगा के कुछ सिम्टम्स मौजूद थे, लेकिन किसी भी पेशेंट में सारे 10 सिम्टम नहीं थे। 2 mothers bear 4th and 6th symptom. 1 mother bears 2nd, 4th, 8th and 10th symptom. One mother bears 2nd, 3rd and 10th symptoms. 1 mother bears 1st, 7th, 8th and 10th symptoms. 3 mothers bear 1st, 5th and 10th symptoms. 3 mothers bear 1st, 4th and 10th symptoms. 1 mother bears 1st, 4th, 8th and 6th symptoms, and 1 mother bears 1st, 2nd, 7th and 9th symptoms of सिमिसिफ्यूगा respectively। यानी कि कुछ पेशेंट्स में 3 सिम्टम्स मिले, कुछ में 4 सिम्टम्स और कुछ में अलग कॉम्बिनेशन के सिम्टम्स पाए गए। इन सभी पेशेंट्स को सिमिसिफ्यूगा 200 पोटेंसी दी गई और सभी केसेस में रिकवरी देखी गई। यहां रिसर्चर ने देखा कि फर्स्ट, सभी पेशेंट्स अलग अलग सिम्टम कॉम्बिनेशंस रखते थे। सेकंड, लेकिन हर पेशेंट में सिमिसिफ्यूगा के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स कॉमन थे। एंड थर्ड, और सभी पेशेंट्स में सिमिसिफ्यूगा देने के बाद इंप्रूवमेंट हुई। इसीलिए मेथड ऑफ एग्रीमेंट के अनुसार इन्फेरेंस निकाला गया कि जहां भी पेशेंट में सिमिसिफ्यूगा के सिमिलर सिम्टम्स मौजूद थे, वहां सिमिसिफ्यूगा बेनिफिशियल सिद्ध हुई। इस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रिसर्चर ने ये जनरलाइजेशन की, होम्योपैथिक मेडिसिन उन पेशेंट्स को क्योर कर सकती है जो उस रेमेडी के एक या एक से ज्यादा सिमिलर सिम्टम्स को एग्जिबिट करते हैं, चाहे नंबर्स ऑफ सिम्टम्स कम हो या ज्यादा। इस स्टडी से कुछ रिसर्च क्वेश्चंस को समझने में मदद मिलती है।
जैसे कि मॉडर्न होम्योपैथिक प्रैक्टिस में सिमिलर सिम्टम्स के कॉन्सेप्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। और एक और क्वेश्चन है कि होम्योपैथी में नंबर ऑफ मैचिंग सिम्टम्स और रेमेडी की इफेक्टिवनेस के बीच क्या संबंध है। This method helps homeopathic researcher to understand eliminative process of repartization also. इस प्रकार मेथड ऑफ एग्रीमेंट होम्योपैथिक रिसर्च में सिम्टम सिमिलैरिटी और रेमेडी सिलेक्शन के प्रिंसिपल को लॉजिकली सपोर्ट करने के लिए और एक इंडक्टिव रीजनिंग टूल के रूप में यूज किया जा सकता है। इन शॉर्ट, method of agreement validates the clinical observation that partial similarity is often sufficient if selected symptoms are PQRS, and that helps the researcher refine the rules of repartization. अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, द मेथड ऑफ डिफरेंस। जॉन स्टुअर्ट मिल wrote, if an instance in which the phenomena under investigation occurs and an instance in which it does not occur have every circumstance in common save one, that one occurring only in the former, the circumstance in which alone the two instances differ is the effect or the cause or the indispensable part of the cause of the phenomena. मतलब यदि एक केस में कोई फेनोमेना प्रेजेंट हो और दूसरे केस में एब्सेंट हो और दोनों केसेस में सभी सर्कमस्टेंसेस सेम हो, सिर्फ एक सर्कमस्टेंस अलग हो, तो वही अलग सर्कमस्टेंस उस फेनोमेना का कॉज, इफेक्ट या कॉज का एसेंशियल हिस्सा माना जा सकता है। लेट मी इलस्ट्रेट इट विद डायग्राम, है ना। A, B, C, D occurs together with W. B, C, D occur together with X. Therefore, A is the cause of W. यहां दोनों केसेस में B, C और D कॉमन है, सिर्फ A पहले केस में प्रेजेंट है, इसीलिए इन्फरेंस निकाला जाता है कि A ही W का कॉज या कॉज का एसेंशियल पार्ट है। Now let me make it simple with an example. मान लीजिए कि एक फैमिली 4 मेंबर्स बाहर खाना खाने गए। घर लौटने के बाद 3 मेंबर्स को स्टमक पेन हो गया, लेकिन डॉटर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहां सभी ने नूडल्स, पाव भाजी और चिकन खाया था, सिर्फ डॉटर ने गोलगप्पा नहीं खाया और वही एक मेंबर थी जिसे स्टमक पेन नहीं हुआ। इसीलिए मेथड ऑफ डिफरेंस के अनुसार हम कंक्लूड करते हैं कि गोलगप्पा ही स्टमक पेन का प्रोबेबल कॉज था। मान लीजिए किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स पाए गए, होम्योपैथी के अनुसार हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिल्यूजन सीज पीपल, इसमें मेडिसिन एंड सल्फर नेट्राम्यूर। सेकेंड सिम्टम माने कैटरल हेडेक बेटर बाय क्लोजिंग आइज, इसमें मेडिसिन एंड सल्फर एंड नेट्राम्यूर। और थर्ड सिम्टम मिलता है रेवेनस एपेटाइट एट 10 AM, और इसमें सिर्फ नेट्राम्यूर ही प्रेजेंट है। यहाँ पहले 2 सिम्टम्स दोनों रेमेडीज में सल्फर और नेट्राम्यूर में मिलते हैं, इसलिए इन सिम्टम्स के आधार पर दोनों रेमेडीज में अंतर करना मुश्किल है। लेकिन जो तीसरा सिम्टम है रेवेनस एपेटाइट एट 10 AM, केवल नेट्राम्यूर में ही पाया जाता है। ये सिम्टम किसी और रेमेडी में नहीं मिलता, इसीलिए ये नेट्राम्यूर की डिटर्मिनेटिव सिम्टम या अनकॉमन सिम्टम कहलाती है। सो व्हेनेवर दिस सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन द पेशेंट, नेट्राम्यूर वुड बी द इंडिकेटेड रेमेडी व्हाटसोएवर बी द टोटलिटी। टोटलिटी कुछ भी हो, नेट्राम्यूर ही रेमेडी कहलाएगी। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मेथड ऑफ डिफरेंस सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस का और इनके सिलेक्शन को जस्टिफाई करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। मतलब जॉइंट मेथड है ये।
इसका प्रिंसिपल है कि मेथड 1 और 2 दोनों एक साथ, यानी कि कुछ केसेस में एग्रीमेंट देखो और कुछ केसेस में डिफरेंस। Here A, B, C causing X, Y, Z and A, D, E causing X, V, W. According to this method of agreement, X is due to A, and according to method of difference, Y and Z is not happening in second case. Therefore, BC is responsible for YZ in first case, and DE would be responsible for VW in second case. This is joint method. Let us understand it with an example. Now suppose this table shows by method of agreement से नूडल्स और पाव भाजी दोनों कॉमन है, इसीलिए दोनों सस्पेक्ट है। एग्रीमेंट सिर्फ इतना बताता है कि नूडल्स या पाव भाजी या दोनों रिस्पॉन्सिबल है। बाय मेथड ऑफ डिफरेंस से in this particular case the daughter is the only one who did not get pain in stomach. The only difference between her and others is that she did not take pav bhaji. Therefore, by joint method, the pav bhaji is probably the cause of the other's illness. Suppose a patient having symptoms of abusiveness even insults his wife. He has anxiety while riding and has aversion to friends. तो इसका जब हम रूब्रिक बनाएंगे तो रूब्रिक ऑफ दिस सिम्टम्स टेकन फ्रॉम केंट्स रेपर्टरी आर फर्स्ट abusive, husband insulting wife or children. The medicines are anacardium, arsenic, lachesis, nux vomica and veratrum album. Anxiety, riding while, the medicines are argentum nitricum, aurum, borax, lachesis, sorinum and sepia. And third, aversion friends to is cedron, ferrum and ledum. This patient is cured by lachesis. In this example, we will understand how a homeopathic researcher can use this research methodology for justifying clinical symptoms of a medicine. According to this method, lachesis is the remedy for the patient that cured the patient removing the third symptom too, although it did not support lachesis. This arises a research question. Can lachesis be given on the basis of aversion to friends only, as it is a clinical symptom, right? To get the answer, let us do an exercise to prescribe lachesis to a group of patients who must have either first and second rubrics or those rubrics in which lachesis is present, and also to another group of patients who must have the third rubric, that is aversion to friends. The response of the former and the latter groups are to be observed. The difference between the responses of two groups will be concluded about the curative symptoms of lachesis, as well as the efficacy of lachesis on the diseases which were carried by the cured patients on the basis of similar symptoms. Another example. माइग्रेन के एक केस में बॉनिंगहुसन्स थेरापेटिक पॉकेट बुक से 14 रूब्रिक्स लिए गए। इन 14 रूब्रिक्स के आधार पर रेपर्टाइजेशन करने पर 200 से अधिक मेडिसिन सामने आए, लेकिन सिम्टम नंबर 11 रेवेनस एपेटाइट ड्यूरिंग द अटैक बहुत ही पिक्यूलियर, अनकॉमन और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था। इसीलिए इसे एलिमिनेटिंग रूब्रिक के रूप में माना गया। ये रूब्रिक केवल 65 मेडिसिन में पाया गया। दैट्स वाई रेपर्टाइजेशन के दौरान उन सभी मेडिसिन को एलिमिनेट कर दिया गया जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं था, और सिर्फ 65 मेडिसिन को आगे के एनालिसिस के लिए रखा गया। इसके बाद बाकी 13 रूब्रिक्स के मार्क्स और ग्रेडिंग को ऐड करके मेडिसिन का कंपैरेटिव एवैल्यूएशन किया गया।
इस प्रोसेस के बाद 65 मेडिसिन में से 9 हाई रैंकिंग मेडिसिन फाइनल एनालिसिस के लिए चुनी गई और उनमें से सबसे सुटेबल रेमेडी को सिलेक्शन किया गया। दिस मेथड ऑफ रेपर्टाइजेशन इज नोन एज एडिशन विद एलिमिनेशन प्रोसेस। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ जॉइंट मेथड इज यूज्ड इन दिस एग्जांपल। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट इसमें क्या बताता है कि जो मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम से मैच करती है उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। मेथड ऑफ डिफरेंस बताता है कि जो मेडिसिन पेशेंट के पिक्यूलियर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को कवर नहीं करती उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, यही हमें जो मेथड ऑफ जॉइंट ये समझा रहा है, राइट। और इसी से हमें जो है एडिशन विद एलिमिनेशन प्रोसेस जो है वो वेरीफाई या जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ फोर्थ, मेथड ऑफ रेजिड्यूज। जॉन स्टुअर्ट मिल रोट, subdues from any phenomena, such part as is known by previous inductions to be the effect of certain antecedents, and the residue of the phenomena is the effect of the remaining antecedents। मतलब किसी फेनोमेना के उस हिस्से को अलग कर दो जिसका कॉज पहले से ही प्रीवियस इंडक्शंस या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू पता हो। जो हिस्सा बचा रहे, मतलब रेजिड्यू जिसको हम बोलते हैं, उसका कॉज उन बाकी एंटीसीडेंट्स यानी पहले से ही मौजूद जो फैक्टर्स है में खोजा जाएगा। सिंपल शब्दों में बात करें तो जब किसी इवेंट के कुछ इफेक्ट्स के कॉजेज पहले से ही पता हो तो उन इफेक्ट्स को हटा देने के बाद जो इफेक्ट बचता है उसका कॉज भी बाकी बचे हुए फैक्टर को माना जाता है। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम देखें, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड प्रोड्यूस करता है और बी जो है वो वाई पहले से ही पता है कि वाई प्रोड्यूस करता है और सी हमें पहले से ही पता है कि जेड प्रोड्यूस कर रहा है। इसीलिए जो इफेक्ट एक्स बचा उसका कॉज ए माना जाएगा। कंक्लूजन क्या होगा इसका? ए इज द कॉज ऑफ एक्स। मान लीजिए एक पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है, जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा पेन, एगोनाइजिंग पेन हम जिसे कहते हैं। पेन के कारण पेशेंट बेंड डबल हो जाता है। हार्ड प्रेशर देने से पेन में राहत मिलती है। पेशेंट बहुत इरिटेबल और रेस्टलेस है। गुस्से में चीज़ों को हाथ से फेंक देता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। इन सिम्टम्स में पेन एमुलेटेड बाय बेंडिंग डबल एंड हार्ड प्रेशर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कोलोसिंथेसिस की तरफ क्लियर इंडिकेट करता है। इसीलिए फिजिशियन कोलोसिंथेसिस प्रेस्क्राइब करता है। क्लियर? रेमेडी देने के बाद देखा गया कि पेट का दर्द पूरी तरह ठीक हो गया, इरिटेबिलिटी भी खत्म हो गई, रेस्टलेसनेस भी दूर हो गई, गुस्सा और चीजें फेंकने की आदत भी खत्म हो गई। यहां कोलोसिंथेसिस पहले उस कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल पेन के लिए दी गई थी, लेकिन जब रेमेडी ने पेशेंट के अदर मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स को भी दूर कर दिया तो मेथड ऑफ रेजिड्यूज के अनुसार इन्फेरेंस निकाला जा सकता है कि इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और एंगर भी कोलोसिंथेसिस के क्लिनिकल सिम्टम पिक्चर का हिस्सा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, द मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। जॉन स्टुअर्ट मिल wrote, whatever phenomena varies in any manner, whenever another phenomena varies in some particular manner, is either a cause or an effect of that phenomena or is connected with it through some fact of causation। मतलब जब भी एक फेनोमेना किसी विशेष तरीके से बदलता है और उसके साथ साथ दूसरा फेनोमेना भी नियमित रूप से बदलता है,
तो दोनों के बीच कॉज इफेक्ट का संबंध हो सकता है, या वे किसी अन्य कॉजल फैक्टर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम उसको समझें तो इसका मतलब है कि अगर एक इवेंट में होने वाला चेंज दूसरे इवेंट में भी प्रोपोर्शनली चेंज लाता है, तो दोनों के बीच किसी न किसी रूप में कॉजल रिलेशनशिप होता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब ए बढ़ता है तो एक्स भी बढ़ता है, और जब ए घटता है तो एक्स भी घटता है। इसीलिए ए और एक्स के बीच कॉजल रिलेशनशिप होने की संभावना है। तो देयरफॉर ए एंड एक्स आर कॉजली कनेक्टेड। मिल्स के पहले 4 मेथड्स, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ डिफरेंस, जॉइंट मेथड और मेथड ऑफ रेजिड्यूज को मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन कहा जाता है। इन मेथड्स में हम कुछ फैक्टर्स को एलिमिनेट करके कॉज और इफेक्ट के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहां एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ फैक्टर्स का ना तो पूरी तरह हटाया जा सकता है, और ना ही उनसे अलग होकर ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। ये सिचुएशन अक्सर इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, मेडिसिन में और अदर कॉम्प्लेक्स साइंसेस में देखी जाती है। ऐसे केसेस में किसी फैक्टर को कंप्लीटली रिमूव करना प्रैक्टिकली या एथिकल रूप से पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए पहले 4 मेथड्स का यूज एक लिमिट में ही हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस के रिलेशनशिप का रिसर्च करना चाहते हैं। हम किसी पर्सन के जीवन से स्ट्रेस को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह कई मेडिकल कंडीशंस में डिजीज फैक्टर को भी पूरी तरह हटाकर एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जैसे जैसे स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। यहाँ एलिमिनेशन नहीं हुआ, बल्कि दोनों फैक्टर्स में साथ साथ चेंज, मतलब कि कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन देखा गया। मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन होम्योपैथिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाली इंडक्टिव मेथड है। इस मेथड के यूज किसी स्पेसिफिक डिजीज पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की एफिकेसी का रिसर्च करने के लिए किया जा सकता है। होम्योपैथी में हर पेशेंट के सिम्टम पिक्चर अलग होती है, इसीलिए एक ही डिजीज से सफ़र 2 पेशेंट्स में सिम्टम्स की नेचर और उनकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट हो सकती है। इसी कारण रेमेडी सिलेक्शंस भी हर पेशेंट में उसके सिमिलिमम के अनुसार अलग अलग होगा। किसी डिजीज के अनेक पेशेंट्स पर उनके इंडिविजुअल सिम्टम टोटलिटी के आधार पर अलग अलग इंडिकेटेड रेमेडीज दी जा सकती है। इसके बाद फॉलोअप ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। होम्योपैथिक रिसर्चर देखता है कि जिन सिम्टम्स को हायर इवैल्यूएशन दिया गया, जिस सिम्टम को हायर इवैल्यूएशन दिया गया था, क्या उनके अनुसार सिलेक्टेड रेमेडी से बेटर रिजल्ट मिला? सिम्टम इवैल्यूएशन और क्योर के बीच क्या रिलेशन है? क्या सिम्टम इंपॉर्टेंस बढ़ने के साथ क्योर की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी रिसर्च क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। यदि सिम्टम इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट आउटकम में प्रॉपर रिलेशनशिप पाई जाती है, तो ये कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन का एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्लियर करते हैं। पहला, जैसे कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन का यूज होम्योपैथी की एफिकेसी चेक करने में कैसे करें। जैसे हमने कहा, अगर किसी स्पेसिफिक डिजीज, फॉर एग्जांपल एक्यूट कोलाइटिस में हम कोलोसिंथ उनको देते हैं जिनका सिम्टम पिक्चर मैच करता है, जैसे कि पेन बेंडिंग डबल प्लस हार्ट प्रेशर बेटर प्लस इरिटेबिलिटी, और फिर फॉलोअप करते हैं, तो हम देखते हैं
जिस पेशेंट में पेन की इंटेंसिटी हाई बट एंगर माइल्ड है, कोलोसिन से दोनों रैपिडली बेटर हुए। जिस पेशेंट में पेन सेम है लेकिन एंगर की इंटेंसिटी हाई, उनमें उतना रैपिड रिस्पॉन्स नहीं हो सका। तो हो सकता है कोई और रेमेडी लाइक नक्स वोमिका बेटर हो। यही कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन है। इस प्रकार से के ऑब्जर्वेशन से रिसर्चर ये समझ सकता है कि जितनी अधिक सही तरह से कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स का इवैल्यूएशन किया जाता है, उतनी ही अधिक पॉसिबिलिटीज सिमिलम रेमेडी के सिलेक्शन और सक्सेसफुल क्योर की होती है। इससे पता चलता है कि केंट्स मेथड ऑफ सिम्टम इवैल्यूएशन कितना जरूरी है। मिल की पहली 4 मेथड्स मतलब एग्रीमेंट, डिफरेंस, जॉइंट मेथड और रेजिड्यूज मेनली क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। इनमें हम देखते हैं कि कोई फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट। लेकिन मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन एक क्वांटिटेटिव मेथड है। ये केवल ये नहीं देखती कि सिम्टम है या नहीं है, बल्कि ये भी देखती है कि सिम्टम कितनी इंटेंस है, सिम्टम की रेपर्टोरियल वैल्यू क्या है, उस सिम्टम को केस एनालिसिस में कितनी इंपॉर्टेंस दी गई और रेमेडी के बाद इम्प्रूवमेंट कितनी मात्रा में हुई है। अब हम इस पूरे चैप्टर की समरी करते हैं। फर्स्ट, मिल्स मेथड का काम क्या है? ये हाइपोथेसिस जनरेशन के टूल्स हैं। इनके मदद से हम ये पहचान सकते हैं कि क्या हो सकता है कॉज। जैसे होम्योपैथी में क्या कोलोसिंथ में पेन और इरिटेबिलिटी का कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन किसी कॉमन कॉजेशन यानी ड्रग एक्शन की तरफ इशारा करता है? इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है क्या हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर ही कॉज इफेक्ट का रिलेशन दिख रहा है? हाँ, इसीलिए ये मेथड्स इंटरनल वैलिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी करके दिखा सकते हैं कि वेरिएबल्स कैसे वेरी करते हैं। सेकंड, लेकिन टेस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेस्ट के लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशंस चाहिए, जिसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना, रैंडमाइजेशन, ब्लाइंडिंग और रेप्लिकेशन करना है। मिल का मेथड ऑफ डिफरेंस क्लोज है एक्सपेरिमेंट के, लेकिन रियल वर्ल्ड स्पेशली मेडिसिन में परफेक्ट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए मिल ने खुद कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन को भी वीकर मेथड माना। क्वांटिटेटिव होकर भी ये ओनली कोरिलेशन बताता है, पोजीशन नहीं। थर्ड पॉइंट, होम्योपैथिक रिसर्च में मिल्स मेथड्स का क्या इम्प्लीकेशन है? इन मेथड से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, जैसे सिम्टम इवैल्यूएशन के गाइडलाइंस। रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की ग्रेडेशन क्योर की रैपिडिटी से कॉन्कमिटेंटली वेरी करती है? अगर हमें ये कहना चाहिए कि होम्योपैथी वर्क्स फॉर डिजीज एक्स, तो मिल्स मेथड से नहीं होगा। इसके लिए नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग चाहिए, जो इंडक्शन नहीं डिडक्शन है। लेकिन फाइनल प्रूफ, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड क्लिनिकल एफिकेसी के लिए आरसीटीज मतलब रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस और रेप्लिकेशन स्टडीज चाहिए, जो कि डिडक्शन प्लस स्टैटिस्टिकल मेथड्स से हो सकता है। तो कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि मिल्स मेथड्स होम्योपैथी के अंदर इंटरनल लॉजिक समझने के लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करना, इंटरनल वैलिडिटी एक्सप्लेन करना, हाइपोथेसिस जनरेट करना। लेकिन टेस्ट करना अलग डोमेन है। यही डिफरेंस पॉपर ने डिमार्केशन में
कहा कि साइंस वो है जो फॉल्सिफाइबल हो, और फॉल्सिफिकेशन डिडक्शन से होती है, इंडक्शन से नहीं। फिर भी एंड में आई मस्ट से डायरेक्ट इंडक्टिव मेथड से इंटरनल वैलिडिटीज के डिडक्टिव स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जा सकता है, जो आगे जाकर क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच।